6 जून 1944। उस दिन फ्रांस के 80 किलोमीटर लंबे नॉर्मैंडी समुद्र तट के 5 स्थानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा देशों के लगभग 1.5 लाख सहयोगी सैनिक उतरे। उन्हें 12,000 लड़ाकू विमानों और 3,000 टैंकों का समर्थन प्राप्त था। उनका मिशन फ्रांस में 20 लाख सहयोगी सैनिकों के लिए रास्ता साफ करना था। ये फ्रांस को, जो 4 साल से अधिक समय से जर्मन कब्जे में था, मुक्त कराने के लिए मित्र देशों की सेना द्वारा ऑपरेशन ओवरलोड की शुरुआत था। जर्मनी को पूरा यकीन था कि मित्र राष्ट्र फ्रांस में बड़े पैमाने पर हमला करेंगे, लेकिन उनकी एकमात्र चिंता ये थी कि ये कहां और कब होगा। इस पर अनिश्चितता थी। दूसरी ओर मित्र देशों की सेनाओं ने जून के पहले सप्ताह में हमला करने का फैसला किया था। इसके पीछे उनकी स्पष्ट मंशा भी थी। ये वीडियो डी-डे की तैयारियों और उसके बाद हुए महत्वपूर्ण ऑपरेशन ओवरलोड के बारे में है। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस का आत्मसमर्पण पूरी तरह से अप्रत्याशित था। जर्मनी के हमले से क्रुद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना के पास पीछे हटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन 1943 तक जर्मनी को उन अधिकांश क्षेत्रों से हटना पड़ा जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तब तक जर्मनी को पूर्व में सोवियत संघ, दक्षिण में भूमध्य सागर और उत्तरी अफ्रीका में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। फिर भी पश्चिमी यूरोप पर जर्मनी का प्रभुत्व पूर्ण था। मित्र देशों की सेना ने गणना की कि वे युद्ध में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब फ्रांस जर्मनी से मुक्त हो जाए। इसके अलावा भले ही सोवियत संघ ने जर्मनी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था, आंतरिक संघर्ष अभी भी जारी था। स्टालिन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि पश्चिमी यूरोप में एक और युद्ध मोर्चा खोलने से जर्मनी का पतन तेज हो जाएगा। स्टालिन इस संबंध में मित्र देशों पर लगातार दबाव बना रहे थे। ब्रिटिश और कनाडाई सैनिकों ने 1942 की शुरुआत में फ्रांस को मुक्त कराने का प्रयास किया। उनका प्रयास फ्रांसीसी बंदरगाह शहर डाइपे पर कब्जा करना था, लेकिन मजबूत जर्मन रक्षा के सामने ये योजना टूट गई। हमले के लिए भेजे गए 6,000 सैनिकों में से लगभग आधे जर्मनों द्वारा मारे गए या कब्जा कर लिए गए। इस मिशन की विफलता का मुख्य कारण मित्र देशों की सेना का हमला और जर्मनी द्वारा निर्मित अटलांटिक दीवार था। 1941 की शुरुआत में जर्मनी ने अटलांटिक तट पर बड़े पैमाने पर रक्षा प्रणालियों का निर्माण शुरू कर दिया था। स्पेन की सीमा से डेनमार्क तक फैला इस रक्षात्मक दीवार का उद्देश्य समुद्र के द्वारा किसी भी आक्रमण को रोकना था, लेकिन रक्षा मुख्य रूप से बंदरगाहों में केंद्रित थी। हालांकि 1942 के ज़ैप आक्रमण को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया गया था। हिटलर को डर था कि उनके खिलाफ और भी बड़ा हमला आसन्न था। ये वास्तव में रोमेल था, जिसे तब हिटलर ने अटलांटिक दीवार की मजबूती सुनिश्चित करने का काम सौंपा था। भूमध्य सागर और उत्तरी अफ्रीका में मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ने के बाद रोमेल उनकी श्रेष्ठ वायु शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ थे। रोमेल ने गणना की कि फ्रांसीसी तट पर पैर जमाने से पहले मित्र राष्ट्रों को बाहर निकालना सबसे अच्छा होगा। तब कांटेदार तार की बाड़ न केवल बंदरगाहों में बल्कि समुद्र तट के किनारे भी लगाई गई थी, जहां दुश्मन सेना उतर सकती थी, और बारूदी सुरंगें बिखरी हुई थीं। उन्हें तोपखाने और मशीन गनों द्वारा भी अच्छी तरह से समर्थन दिया गया था। टैंकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पटरियां भी बिछाई गईं। इसके अलावा पेंजरों की एक बड़ी फौज को पेरिस के पास रिजर्व में रखा गया था। इरादा यह था कि हमले की स्थिति में उन्हें अपनी मर्जी से वहां भेजा जा सकता था। जेब पर असफल हमले के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल में एक और प्रयास करने का साहस नहीं था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का दृढ़ विश्वास था कि फ्रांस वहां लड़कर ही आजाद हो सकता है। ये केवल इसलिए था कि उसने पहल की थी कि वो मित्र देशों को ये समझाने में सक्षम था कि ऐसा हमला अपरिहार्य था। मित्र देशों ने पहले फैसला किया था कि ऑपरेशन जून के पहले सप्ताह में शुरू हो जाना चाहिए। कारण ये था कि इन दिनों इंग्लिश चैनल में कम ज्वार के कारण समुद्र अपने उच्चतम स्तर पर होता है। उन दिनों लैंडिंग आसान होती है और अटलांटिक दीवार से अधिकतम दूरी प्राप्त करें। इसलिए योजना 5 जून 1944 को ही ऑपरेशन शुरू करने की थी। लेकिन यह फैसला कैसे लिया जाए कि जवानों को कहां तैनात किया जाए, यह इतना आसान नहीं था। निकटतम फ्रांसीसी शहर कैसल सबसे अच्छा था, क्योंकि हमले की तैयारी ब्रिटेन में होगी। लेकिन मित्र देशों को विश्वास था कि जर्मनी वहां हमले का अनुमान लगाएगा, इसलिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। हालांकि अन्य तटीय क्षेत्रों पर शुरू में विचार किया गया था, वे सभी खारिज कर दिए गए थे, क्योंकि जर्मनी आसानी से इन क्षेत्रों से आगे बढ़ने से रोक सकता था। नॉर्मैंडी आखिरी पसंद था।
विस्तृत समुद्र तट पर एक साथ दसियों हजारों सैनिकों को उतारा जा सकता था और वहां से शेबोर्ग और पेरिस के बंदरगाह की ओर बढ़ना संभव था। लेकिन नॉर्मैंडी में एक बंदरगाह की कमी एक बड़ा नुकसान थी। टैंक, ईंधन, सैनिक और उनको भोजन सहित हथियार केवल जहाज द्वारा ही पहुंचाए जा सकते थे। मित्र देशों द्वारा पाया गया समाधान नॉर्मैंडी के तट पर एक कृत्रिम बंदरगाह का निर्माण करना था। रणनीति कब्जे वाले तट के पास बड़े कंक्रीट ब्लॉक जमा करके अस्थायी बंदरगाह बनाने की थी और इन बंदरगाहों में ईंधन की आपूर्ति के लिए ब्रिटेन से 150 किलोमीटर समुद्र में से एक पाइपलाइन बिछाने की भी योजना थी। जनवरी 1944 की शुरुआत में मित्र देशों के निगरानी विमानों ने नॉर्मैंडी तट की विस्तृत तस्वीरें लेना और उन्हें कमांड सेंटर को भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने नॉर्मैंडी तट से मिट्टी के नमूने भी लिए और पुष्टि की कि भारी बख्तरबंद वाहनों को वहां उतारा जा सकता है। लैंडिंग के पहले मित्र देशों की सेनाओं ने भारी तैयारियां की थी। उन्होंने टैंक भी तैयार किए जिन्हें पहली लैंडिंग फोर्स का सामना करने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संशोधित किया गया था। इनमें बारूदी सुरंगों को नष्ट करने, बंकरों को ध्वस्त करने और पुलों का निर्माण करने में सक्षम टैंक भी थे। लेकिन मित्र देश इस बात पर दृढ़ थे कि जर्मनों को कभी भी एहसास नहीं होना चाहिए कि उनका उद्देश्य नॉर्मैंडी है। नतीजतन वो महीनों से झूठे संदेश फैला रहे थे कि कायले असली निशाना हो सकता है। उन्होंने कायले के विपरीत दिशा में गुब्बारे के जहाज, टैंक और हवाई जहाज भी स्थापित किए। जर्मन सेना ने ब्रिटेन से नकली संदेशों और तस्वीरों का विश्लेषण किया और दृढ़ता से विश्वास किया कि हमला वास्तव में कायले पर है। मई 1944 के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से सैकड़ों हजारों सैनिक ब्रिटेन पहुंचे थे और अमेरिका ने वहां हजारों टैंक, विमान और अन्य हथियार भी भेजे। योजना 5 जून को ही ऑपरेशन शुरू करने की थी, लेकिन उस दिन मौसम काफी प्रतिकूल था। भारी हवाओं और बारिश के बावजूद नौसेना लैंडिंग करने को तैयार थी, लेकिन ऑपरेशन को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि आसमान में बादल छाए रहने के कारण वायुसेना की प्रभावी तैनाती नहीं हो सकी। अगले दिन भी मौसम खराब था, लेकिन इस बार मित्र देशों की सेनाओं ने खराब मौसम की परवाह किए बिना ऑपरेशन को अंजाम देने का फैसला किया। हजारों लैंडिंग क्राफ्ट में 1.5 मिलियन सैनिक नॉर्मैंडी तट पहुंचे। 6 जून की आधी रात को मित्र देशों के विमानों ने जर्मन सेना पर भारी बमबारी शुरू कर दी। मुख्य लक्ष्य रेलवे लाइन, पुल, गोदाम और ईंधन डिपो थे। बमबारी का उद्देश्य अटलांटिक दीवार पर जर्मन सेना तक पहुंचने वाली अतिरिक्त सहायता रोकना था। उसी समय कायले में जर्मन रडार ने दिखाना शुरू कर दिया कि सैकड़ों सहयोगी विमान उन्हें निशाना बना रहे थे, लेकिन यह सिर्फ एक और सहयोगी रणनीति थी। ये बस इतना था कि ब्रिटिश विमानों के सिग्नलों ने आसमान में बिखरे एल्यूमिनियम के छोटे छोटे टुकड़ों को इस तरह से टक्कर मार दी कि जर्मन केवल उन्हीं संकेतों को प्राप्त कर सकते थे जो परिलक्षित होते थे। और कुछ ही समय में उत्तरी फ्रांस के ऊपर आसमान में हजारों पैराशूट्स दिखाई दिए। इस बल को पकड़ने के लिए जर्मन सैनिक वहां फायरिंग करने दौड़ पड़े और जब वो करीब आए तब उन्हें एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ डमी है। हालांकि मित्र देशों की सेनाओं ने असली पैराशूट्स भी भेजे, केवल इतना कि वो दक्षिण की ओर थे। उनका मिशन नॉर्मैंडी तट पर उतरने वाले सैनिकों के आने को आसान बनाना था। हजारों मित्र देशों के सैनिक लैंडिंग क्राफ्ट में अंधेरे की आड़ में नॉर्मैंडी तट के पास पहुंचे। मित्र देशों के सैनिक 80 किलोमीटर लंबे नॉर्मैंडी तट के 5 स्थानों पर उतरे। अमेरिकी सैनिक यूटा और ओमाहा समुद्र तटों पर उतरे। ब्रिटेन गोल्ड और सावोथ समुद्र तटों पर और कनाडा जूनो पर उतरा। जर्मन सैनिकों को कपकपी के साथ पता चला कि दुश्मन के हजारों जहाज तट पर आ रहे हैं। जर्मन तोपखाने और मशीन गनों ने उन पर गोलियां चलाई, लेकिन उस समय तक मित्र देशों के युद्धपोतों और हमलावरों ने जर्मन रक्षात्मक ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। जर्मन हमले में कई लैंडिंग क्राफ्ट नष्ट हो गए और कई सहयोगी सैनिक मारे गए, लेकिन परवाह किए बिना वो उतरे। बारूदी सुरंग, कांटेदार तार की बाड़ और सबसे बढ़कर जर्मन गोलियां उनका इंतजार कर रही थीं। सबसे मजबूत जर्मन बचाव ओमाहा गोल्ड समुद्र तटों पर था। उन्हें जर्मन बचाव से गुजरना पड़ा, जो आगे बढ़ने के लिए समुद्र तट के बगल में लटकती चट्टान पर रखा गया था। वे कांटेदार तार की बाड़ को काटने के लिए बेंगलोर के टॉर्पीडो पर निर्भर थे। ये 5 मीटर लंबी धातु की ट्यूब के अंदर विस्फोटक सामग्री से भरा एक साधारण हथियार था।
जब टारपीडो फट जाता तो धातु के टुकड़े कांटेदार तार को नष्ट कर देते और सैनिक आसानी से गुजर जाते। मित्र देशों की सेनाओं को नॉर्मैंडी बीच को पूरी तरह से नियंत्रित करने में 3 दिन लगे। जर्मनी को उम्मीद नहीं थी कि मित्र देश इस तरह के चरम मौसम की स्थिति में हमला करेंगे। तो उस समय रोमेल अपने परिवार के साथ जर्मनी में थे। रिजर्व में रखे गए पैंजर डिवीजन हिटलर की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। हालांकि नॉर्मैंडी पर हमला 6 बजे शुरू हो गया था, लेकिन हिटलर को इस मामले की जानकारी 10 बजे तक ही मिल पाई। कारण ये था कि हिटलर, जो अभी भी नींद में था, को जगाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। सूचना मिलने पर हिटलर ने सोचा कि नॉर्मैंडी में जो कुछ हो रहा है वो उसका ध्यान भटकाने के लिए एक छोटा सा हमला है। उसे अब भी विश्वास था कि असली हमला कायले में होगा, लेकिन दोपहर के बाद भी कायले में हमला नहीं हुआ। तब जाकर जर्मनी को एहसास हुआ कि मित्र देशों की सेना ने उन्हें मात दे दी है। केवल 3 बजे ही पैंजर डिवीजनों को नॉर्मैंडी भेजा गया, लेकिन पैंजर को वहां पहुंचने के लिए पेरिस से करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। उस समय तक मित्र देशों की सेनाएं फ्रांसीसी तट पर तैनात थीं। मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मैंडी के तट पर मलबरी के बंदरगाहों की स्थापना की, जिसके माध्यम से सैनिकों, हथियारों और आपूर्ति को लाया गया। लेकिन मित्र देशों की सेना ने पास के शेबॉर्ग बंदरगाह पर कब्जा करने की भी योजना बनाई, क्योंकि ये एक अस्थायी बंदरगाह था। इसके लिए 6 जून को करीब 13,000 अमेरिकी पैराट्रूपर्स शेबॉर्ग बंदरगाह के पास उतरे। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तब यूटा बीच पर उतरे अमेरिकी सैनिक भी युद्ध स्थल पर पहुंचे तो जर्मन सैनिक इसे और नहीं रोक सके। लगभग 50,000 जर्मन सैनिकों ने वहां आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने बंदरगाह को दुश्मन के लिए बेकार बनाने के लिए आत्मसमर्पण करने से पहले नष्ट कर दिया था। लेकिन कुछ ही महीनों में मित्र देशों की सेनाओं ने बंदरगाह को फिर से चालू कर दिया। नॉर्मैंडी तट पर कब्जा करने के बाद मित्र देशों की सेना का अगला उद्देश्य पास के प्रमुख शहर कोन पर कब्जा करने का था। इसी उद्देश्य से वो वहां आगे बढ़े, लेकिन तब तक पेरिस से पैंजर डिवीजन आ चुका था। वहां भी भयंकर युद्ध हुआ। मित्र देशों के शर्मन टैंक जर्मन टाइगर और पैंजर टैंकों की चपेट में थे। चूंकि शर्मन टैंकों में अपेक्षाकृत छोटी बंदूकें थी, इसलिए उनकी सीमा सीमित थी और शर्मन के गोले टाइगर टैंकों के मजबूत कवच में प्रवेश नहीं कर सके। यदि ये पर्याप्त नहीं था तो टाइगर टैंक का एक शॉट शर्मन टैंक को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि मित्र देशों की सेनाएं वहां से हफ्तों तक लड़ती रही, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ी ताकत होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को कोन के आगे बढ़ने में असमर्थ पाया। सहयोगी सेना ने भी डमी पैराशूट्स को तैनात करके रणनीति तैयार की। जर्मनों ने वास्तविक पैराशूट्स के लिए कोन के पूर्व में डमी को गलत समझा और वहां कई पैंजर टैंक भेजे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मित्र देशों की सेना ने वायुसेना के समर्थन से कोन शहर पर कब्जा कर लिया। इसमें मित्र देशों की सेनाओं को एक बात स्पष्ट हो गई, केंद्रित युद्ध के माध्यम से जर्मन सेना को अपने अधीन करना आसान नहीं था। उन्हें विकेंद्रीकृत हमले को प्राथमिकता देने की जरूरत थी। फिर उन्होंने फ्रांस के विभिन्न दिशाओं से एक साथ हमले शुरू किए। जुलाई के अंत तक 15 लाख मित्र देशों की सेना फ्रांस में उतर चुकी थी। अगस्त तक ये 20 लाख को पार कर चुका था। मित्र देशों की ताकत के खिलाफ जर्मनी अपनी पकड़ बनाने में सक्षम नहीं था। 25 अगस्त तक मित्र देशों ने पेरिस को जर्मनी से मुक्त करा लिया था। जर्मन सीमा के साथ कुछ फ्रांसीसी क्षेत्र अभी भी जर्मन हाथों में थे, लेकिन एक बात साफ थी कि 4 साल से चल रहे जर्मन आधिपत्य पर पर्दा गिरने वाला था। अगस्त 1944 तक जर्मनी मित्र देशों की सेनाओं से घिरा हुआ था। जर्मनी का पतन निकट था, लेकिन फिर भी हिटलर आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। जर्मनी ने सभी दिशाओं से उन मित्र देशों की सेनाओं को जो उन पर आ रही थी पीछे धकेलने के लिए एक अंतिम दौर की योजना बनाई। अगला वीडियो इस परियोजना और जर्मनी के, जिसे तब तक अजेय माना जाता था, पूर्ण पराजय के बारे में है।